नाज़रीन, फ़लस्तीनी कमांडर्स की मुलाकात हुई है हसन नसरुल्लाह के साथ। बड़ी अहम मुलाकात बताई जा रही है एक बड़ी जंग से पहले, और इसमें इराक से क्या सपोर्ट होगी, शाम से क्या होगी, यमन से किस तरह से जंगजू आएंगे और कहाँ से जंगजू आएंगे, किस तरह तर्ज के ऊपर ये जंग लड़ी जाएगी, और इसके बाद में फिर एंड गेम क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें इस मुलाकात में अंडर डिस्कशन आई हैं, क्योंकि जंगजुओं का एक प्लान ये भी है कि वो साहिली पट्टी के साथ साथ होते हुए गजा तक भी पहुंचेंगे। बल्कि हसन नसरुल्लाह ने तो ये कहा था कि बाकी अरब मुल्कों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये सिर्फ रफ़ा का बॉर्डर हमारे लिए खोल दें तो हम इनसे और कोई डिमांड नहीं करते। ये हसन नसरुल्लाह के अल्फाज है। उन्होंने कहा था ये अरब अपने घरों में बैठे रहें, अपने महल्लात में बैठे रहें, कुछ ना करें, सिर्फ हमारे लिए रफ़ा का बॉर्डर खोल दें, फिर हम जाने और हमारा काम जाने। बहरहाल वो कहाँ बात होनी थी। बहरहाल तो इस नई जंग में ये जो अब होने जा रही है, ये प्लान है, अंडर डिस्कशन है कि वो वहां से होते हुए जंगजू गजा पहुंचे। तो जाहिर बात है ये कोई आसान चीज़ तो नहीं है, आपने पूरा इसराइल क्रॉस करते हुए आना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडर डिस्कशन हैं और ऑन द टेबल हैं। इसके अलावा फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक की जानिब से बड़े ऑपरेशन करते हुए इसराइली हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया है, और उनकी दर्जनों कैजुअलिटीज़ सिर्फ गजा में रिपोर्ट हुई हैं, और जो हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स फायर हुए हैं उसमें इसराइली फ़ौजियों की और उनके ऑफिसर्स की हलाकतों की खबरें भी आ रही हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, एक जो बहुत बड़ी खबर देखी जा रही है, बहुत बड़ी खबर के तौर पर इस वाक़े को लिया जा रहा है कि अमेरिकन बेसिस के ऊपर दोबारा अटैक शुरू हो गए हैं। ये बहुत सेंसिटिव ये मामला है। अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक होना, कई महीने पहले ये अटैक्स जो हैं वो बंद हो गए थे, फिर कुछ दिन पहले इराक में ये तय हुआ कि अब दोबारा से हम हमलों का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो उसका आगाज़ आज हो चुका है। अब इन हमलों का क्या मतलब है, क्या अमेरिकन बेसिस अब कॉन्टीन्यूसली अंडर अटैक आएंगे, क्या मामला है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और आखिर में कोशिश करेंगे कि वेस्ट बैंक से भी कुछ खबरें आपसे शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक बयान स्कॉट रिटर जो कि अमेरिका के एक जर्नल हैं साहब, उनका अभी वो फिलहाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर एनालिसिस देते हैं, उनका एक बयान मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। बड़ी ये फेमस शख्सियत हैं। इसराइल विल बी डिस्ट्रॉयड बाय वॉर विद हिजबुल्लाह बिकॉज दिस विल नॉट बी जस्ट अ वॉर विद हिजबुल्लाह। द इरा ऑफ ज़ायनिज़्म इज ओवर। एक एक लाइन बड़ी अहमियत की हामिल है। द इरा ऑफ ज़ायनिज़्म इज ओवर, फिनिश्ड एंड डिस्क्रेडिटेड एज एन आइडियोलॉजी। द वर्ल्ड विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। ज़ायनिज़्म का इरा ख़त्म हो चुका है, इनकी आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया गया है, और अब इनको मज़ीद दुनिया जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक अमेरिकी जर्नल कह रहा है जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुका है इस वक्त, वहाँ के एक मशहूर शख्सियत है। तो सादा अल्फाज में बात आपको समझने की ये है, देखें बाकी चीज़ें तो हम आपके साथ साथ रख ही रहे हैं, ये वाइडर पर्सपेक्टिव में एक चीज़ आपके साथ रख रहे हैं कि एंड गेम की हम बात कर रहे हैं। इसमें सादा सी बात जो उन्होंने की है कि इनका तमाशा अब ख़त्म हो चुका है। ये जो 100 साल से ये तमाशा दुनिया के साथ रचाया गया, एक बरे-आज़म से कौम उठी और उनको यहाँ पर आकर बसा दिया गया, और फिर उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, और यहाँ पर आने के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। सल्तनत उस्मानिया को कैसे तबाह बर्बाद किया गया, कौन कौन सी जंगें उन्होंने छेड़ी, और यहाँ आबाद होने के बाद मिडल ईस्ट का क्या हशर नशर 75 सालों में किया गया, वो सबके सामने। तो ये एक दुनिया के साथ एक तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उनका तमाशा अब ख़त्म होने को है, और उनकी आइडियोलॉजी, उनके उसूल, जिसके ऊपर उन्होंने इस ज़मीन का हक दावा किया था कि ये इस वजह से कि हम गॉड्स चोजन पीपल हैं, ये लैंड हमी से बिलोंग करती है और सिर्फ हमारी है, उसको नाज़रीन आज दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। दुनिया से मुराद वेस्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ईस्ट तो पहले भी उनको कबूल नहीं करता था, वेस्ट ने आज उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। और इस बात को समझिए कि रिकग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट इज बेसिकली द रिजेक्शन ऑफ देयर क्लेम ऑफ पोजेशन। कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है कि ये जमीन सिर्फ हमारी है, यरूशलेम सिर्फ हमारा है। वो अपने बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि देयर वर पीपल विद नो लैंड एंड देयर वाज लैंड विद नो पीपल, यानी वो कहते हैं यहां पर तो फलस्तीनी रहते नहीं थे और ये तो हमारी जमीन थी, हम हजारों सालों पहले चले गए और फिर अब वापस आ गए और ये खाली जमीन पड़ी हुई थी। तो वो ये क्लेम करते हैं ना। तो जब वेस्ट ने फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है तो ये महज एक आम रिकॉग्निशन नहीं है, ये उनके हक दावे की रिजेक्शन है साथ। भाई ऐसा थोड़ी है कि अच्छा ये वेस्ट बैंक फलस्तीन का है और इधर इधर वाली जमीन अल्लाह ने हमें अलॉट की हुई है, ऐसा थोड़ी है। वो तो यही क्लेम करते हैं ना कि यरूशलेम भी हमारा है, ये सारी जमीन हमारी है। तो
آج ویسٹ نے کہہ دیا کہ یروشلم کس کا دارالحکومت ہوگا؟ فلسطین کا. اور انہوں نے ان کے سارے کلیمز کو کہ یہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں اور یہ زمین صرف ہماری ہے، انہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کر کے ان کی آئیڈیالوجی، ان کی پوزیشن آف کلیم کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا ہے کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، نہ یہ تمہاری زمین ہے، نہ یہ تمہارا کلیم درست ہے، اور نہ یروشلم تمہارا ہے، یہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا. تو اس طرح یہ ریجیکٹ کر دیے گئے دنیا سے. جہاں سے یہ مسلط یہاں پر ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب وہ فیصلہ کن بیٹل ہونی ہے ان کے قبضے کو خاتمہ کرنے کے لیے. یعنی وہ محاذ فتح ہو چکا ہے، یہ بات سمجھیے، جو کبھی فتح نہیں ہوا. وہ محاذ ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل اور آئیڈیالوجی والا محاذ، جس آئیڈیالوجی کے تحت یہ یہاں پر آئے تھے، جو انہوں نے پوری دنیا میں ویسٹ میں خاص کر صدیاں لگا کر ایک پروپیگنڈا پھیلایا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. وہ عظیم فتح مل چکی ہے. اب وہ ہے کہ قبضہ چونکہ ان کا ہوا ہے، جیسے آپ ایک زمین کا قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ چھڑوانا تو ہوتا ہے آپ کو، تو وہ اس کے لیے اب فیصلہ کن بیٹل ہونے جا رہی ہے. اس میں ان کا مکمل صفایا ہو جائے گا، اور وہ بیٹل کئی وجوہات کی وجہ سے ناگزیر ہے. یعنی اس کے ہونے کے لیے کئی ایک وجوہات ہیں کہ ہر صورت میں وہ بیٹل ہو کر رہے گی. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے جنگ کی، ہم ساری رپورٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم ایک اور سینیریو کو اس وقت سپوز کر لیتے ہیں. یعنی اس وقت جناب جنگ بندی ہو گئی، غزہ میں بھی ویسی صورتحال، ویسٹ بینک میں ویسی کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنی، اور ایسے ہی معاملہ ہو گیا جیسے 7 اکتوبر سے پہلے تھا. یہ وہ سینیریو ہے جو پاسبل نہیں ہے. لیکن پھر بھی مطلب ہم آخری حد تک جا کر دیکھ رہے ہیں، اینالائز کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی یا نہیں. اچھا جی، یہ سارا دوبارہ وہی معاملہ ہو گیا کہ غزہ میں وہی حماس بیٹھی ہے، ویسٹ بینک کا وہی معاملہ، اسرائیل کا ویسے ہی جو جتنا قبضہ ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ 6 مہینے گزریں گے، سال گزرے گا، 1.5 سال گزرے گا، 2 سال گزرے گا، حماس اور حزب اللہ اس سے بھی بڑا حملہ دوبارہ سے اسرائیل پر لانچ کر دیں گے. حماس پھر سے غزہ سے کوئی بڑا حملہ جو 7 اکتوبر کو ہوا اس سے بھی بڑا لانچ کر دے گی. تو پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ اس لیے اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور حماس کو ختم کرنے کا جواز ان کا اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ تم ہو ہی نہ جائز، یہ تو زمین ان کی ہے، وہ فریڈم فائٹرز ہیں، انہوں نے اپنا قبضہ واپس لینا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ حماس پھر سے لانچ کر دے گی، تو پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. تو اسرائیل کو اگر یہ قبضہ قائم رکھنا ہے تو جو نئی طاقتیں اس کے خلاف ایمرج کر گئی ہیں، اس قبضے کو جاری رکھنے کے لیے اس کو ان سب کو ختم کرنا ہے. یعنی حماس، حزب اللہ، یمن، سب کو، ٹھیک ہے. یہ بات سمجھے کہ قبضے کو قائم رکھنے کے لیے اب ان نئی طاقتوں کو ختم کرنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں آج کر سکے گا تو پھر اس نے خود ختم ہو جانا. یہی اصول ہے، یہی سادہ سا اصول ہے. 100 سال آپ نے اسی بنیاد کے اوپر قبضہ رکھا کہ آپ طاقتور ہیں اور سامنے والے کمزور ہیں. آج وہ طاقتور ہو چکے ہیں، تو اگر آپ اس قبضے کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ختم کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو یہاں سے ختم ہونا پڑے گا. تو وہ اس فیصلہ کن بیٹل میں پتہ چل جائے گا کہ کون کس کو ختم کرتا ہے. لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے اسٹیبلش کر دیا، تمام سینیریوز پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے، آج ایک اور سینیریو کے ذریعے ثابت کر دیا کہ یہ جنگ ہو کر رہے گی. یہ آج ٹل بھی جائے نا تو یہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد پھر ہم یہیں پر ہوں گے. یہ جنگ ہونی ہے، اب اس کو ٹالا جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو غزہ کی تازہ ترین خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور غزہ میں بھرپور طریقے سے لڑائی لڑی جا رہی ہے اور جدید ٹیکنالوجی بھی ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہے. جیسے کچھ دن پہلے چائنیز ہتھیار، اینٹی آرمر ویپن جدید ترین وہاں پر پہنچے. اب ناظرین ایک جو نیا حملہ کیا گیا جس کی باقاعدہ فوٹیج اور ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے، ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے شجاع کے علاقے میں، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے. ذرا المیدین کی رپورٹ دیکھیے. دا فائٹرز آف دا القسام بریگیڈز اینڈ دا مرٹائر عبد القادر الحسین بریگیڈز ور ایبل ٹو لانچ SAM-7 missile toward an Apache helicopters in the sky of Al-Shujaa neighborhood east of the Gaza. ٹھیک ہے، المیدین اس کو کنفرم کر رہا ہے، ویڈیو بھی آ چکی ہے. تو یہ ایک بہت کامیاب ترین حملہ ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹرز تک کو اب نشانہ بنانے کی صلاحیت ان کے پاس آ چکی ہے اور کامیابی سے یہ حملے جاری ہیں. اور سرپرائزز جہاں یمن دے رہا ہے، حزب اللہ دے رہی ہے، باقی تو حماس بھی سرپرائزز نیو ٹیکنالوجی کی صورت میں دے رہی ہے. اب یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیو ٹیکنالوجی ان کے پاس کیسے پہنچ رہی ہے. ان کے پاس تو سادہ بھی سپلائی نہیں پہنچ سکتی، یہ نیو ٹیکنالوجی ان کے پاس کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے پہلے سے سٹور کر کے رکھی تھی یا کہیں سے آ رہی ہے، اس میں اسرائیل کو کچھ پتہ نہیں ہے. شدید پریشانی میں وہ اس وقت مبتلا ہے. اچھا اب ناظرین باقی تفصیلات دیکھیے. اسرائیلی ریسکیو چوپرز ٹرانسپورٹ کیجویلٹیز فرام الشجاع بیٹل.
Al-Qassam Brigade published footage of mortar shelling operations that saw multiple Israeli casualties be transported to nearby hospitals. शुजाया में भरपूर लड़ाई इस वक्त मज़ामती तहरीक लड़ रही है और कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, रोज़ाना हो रही हैं, हर घंटे में हो रही हैं। अल-मैदीन रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा उनकी हलाकतें हुई हैं और वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहे हैं और कैजुअलिटीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा इसराइली आर्मी ये बता रही है, द आर्मी अनाउंस द किलिंग ऑफ पैरा ट्रूपर इन अ बैटल इन द नॉर्दर्न गाज़ा स्ट्रिप। एक पैरा ट्रूपर का उन्होंने तस्लीम किया कि आज शुमाली गजा में उसकी हलाकत हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक भी ताबूत जब गजा से, वेस्ट बैंक से या लेबनान से जाता है इसराइल में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी कामयाबी होती है मज़ामती तहरीक की, क्योंकि देखिए वो तो मतलब फ़लस्तीन जो है वो तो उनकी गुलामी में है ना, उनके कब्जे में है, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और इन सबको गुलाम समझते हैं। तो वो तो इसको इमेजिन कर ही नहीं सकते कि उनके फौजी जो हैं वो फ़लस्तीन वाले मारें। उनके तो मतलब ख्वाब में भी वो ये नहीं सोच सकते, क्योंकि वो गुलाम बनाया हुआ है ना उन्होंने, एक तरह से डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल है उनका। तो वो तो इसको इमेजिन कर ही नहीं सकते कि भाई जब सारी चीज़, ना सिर्फ यहाँ को, हम तो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करते हैं और हमारी लॉबी तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और हमारे फौजियों को मार रहा है फ़लस्तीन, तो एक ताबूत भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है और यहाँ पर तो हज़ारों हैं। तो ये जो सूरत हाल है ना, इसीलिए अब इस नेतन्याहू के ऊपर हमले क्यों शुरू हो गए। इस वाक़े को मामूली ना लें और इसके ऊपर अभी ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हो रही। हमारा मीडिया तो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये मामूली चीज नहीं है। एक वजीर आजम के ऊपर वहां पर अटैक होना, जब आप एक इतनी बड़ी जंग के अंदर होते हैं, तो उसकी वजह यही है कि इतने ताबूत उठ रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना हम जंग जीत पा रहे हैं, बल्कि एक शिकस्त हमें नजर आ रही है और मुकम्मल तबाही नजर आ रही है। तो हम इस जंग को क्यों कंटिन्यू रखें? अगर नेतन्याहू को ना अपोजिशन फारिग कर सकी है, ना अमेरिका ने हटाया, तो फिर हमारे पास यही हल बचता है कि हम इस तरह से हटा दें। लेकिन नेतन्याहू काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वो इसराइल को मुकम्मल तबाह कर रहा है। फिर अल-कुद्स ब्रिगेड वी बम्बार्डेड विद अ बैराज ऑफ रेगुलर एंड हैवी मोर्टार शेल्स द ऑक्यूपेशन सोल्जर्स एंड व्हीकल्स इन अल-शुजाया। इसके अलावा टारगेटेड मोर्टार शेल्स ऑफ पोजीशन ऑफ ज़ायनिस्ट एनिमी सोल्जर्स एंड व्हीकल्स इन नेतज़रीम एक्सेस। वस्ती गजा में धड़ाधड़ और मुसलसल हमले जो है वो जारी हैं। फिर सायरन साउंड एंड करीम शलोमी, जो उनकी एक बेस है रफा के ऑपोजिट साइड के ऊपर, वहां पर अटैक हुआ है। फिर द अचीवमेंट, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, द अचीवमेंट इन इटसेल्फ हार्म्स द इमेज ऑफ इजराइल्स पावर एंड द गवर्नमेंट इज स्टक इन अ स्ट्रेटेजिक क्राइसिस। इसराइली मीडिया बता रहा है कि ना हमारा कोई फतह का इमेज है और हम एक स्ट्रेटजिकल क्राइसिस में इस वक्त फंस चुके हैं। अच्छा, ये एक सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। अब ज़रा आ जाते हैं हसन नसरुल्लाह की और जो फ़लस्तीनी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, हमास के लीडर्स की मुलाकात हुई है। बहुत गैर मामूली मुलाकात के तौर पर इसको देखा जा रहा है और चूँकि हम जंग के दहाने पर हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन हैं, ऑन द टेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कब इसराइल आ रहा है, हाँ क्या हम पहले दाखिल होंगे, कहाँ से तालिबान सीरिया में आकर बैठ गए। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। अब जरा खबर देखिए, हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह रिसीव्स अ लीडिंग डेलीगेशन फ्रॉम द हमास मूवमेंट हेडेड बाय खलील अल हया। द मीटिंग डिस्कस द लेटेस्ट सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन पैलेस्टाइन इन जनरल एंड गाजा इन पर्टिकुलर and the conditions of the support fronts in Lebanon, Yemen and Iraq. In general बहुत सारे डिस्कशन हुई। फिर गजा में क्या चल रहा है, गजा में असलहा कितना है, कब तक लड़ सकते हैं, कैसे हम रेजिस्ट कर रहे हैं, कब तक ये जंग वहाँ पर कंटिन्यू रखी जा सकती है, क्या मामला है, इसराइल को कैसे शिकस्त दी जा रही है, सारी चीज़ें गजा की में पर्टिकुलर बात हुई है। और उसके अलावा जो सपोर्ट फ्रंट्स हैं, यमन, इराक, लेबनान, वहाँ उस हवाले से भी पूरी डिस्कशन हुई है कि यहाँ से क्या सपोर्ट आएगी, क्या आ रही है, आगे इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। सारी मामला जो हैं ये उन्होंने खुद बता दिया है कि ये चीज़ें जो है वो अंडर डिस्कशन आई हैं। तो इस मुलाकात को टाइमिंग के हवाले से कि जिस नहज के ऊपर हम खड़े हैं बहुत अहम देखा जा रहा है। सीज़ फायर की डिस्कशंस भी चलती रहती हैं, उसके ऊपर भी बात होती रहती है कि इनकी अब इन्होंने ये प्रपोजल दे दिया तो उसका क्या जवाब देना चाहिए। यानी एक पूरा जो है ना एंड गेम डिस्कस होता है, फ़लस्तीन की आज़ादी डिस्कस होती है, उनकी चालों को कैसे नाकाम बनाना है, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कौन असल में हमारे साथ है, कौन नहीं है, असलहा सप्लाई, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेनली गजा, इराक, यमन, लेबनान, ये मेनली डिस्कस हुए हैं कि यहाँ से जो सपोर्ट जारी है। अच्छा, अब नाज़रीन ज़रा हरीट्स जो इनका एक बहुत बड़ा मीडिया है, उनकी एक रिपोर्ट आई है, उसकी सिर्फ 2 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हरीट्स, द वे टू कन्विंस नसरुल्लाह टू सीज फायर इज थ्रू गाजा
and with the prisoner deal. उनका सबसे बड़ा मीडिया कह रहा है, यानी ये कह रहे हैं कि हम स्टोन एज में भेज देंगे, हम तो हिजबुल्लाह को मसल के रख देंगे, हम तो लेबनान को मलिया मेट कर देंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा मीडिया ये रिपोर्ट पेश कर रहा है कि हसन नसरुल्लाह को मनाने का, हसन नसरुल्लाह के हमले रुकवाने का सिर्फ और सिर्फ एक हल है, ना दोस्त, ना धमकियां, ना अमेरिकी फौज, ना बरतानवी। उन्होंने देखे ना, ये नहीं लिखा कि अगर अमेरिकी, बरतानवी, यूरोपीय और इसराइली फौज मिलकर लेबनान पर हमला करे तो वो रुक सकते हैं हमले इसराइल पर। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा सिर्फ एक ही हल है, आप बेशक सारी दुनिया की ताकत इस्तेमाल कर लें लेकिन फिर भी आप हिजबुल्लाह को नहीं रोक सकते। एक ही हल है, वो ये है कि गजा में सीज़फायर कर लें तो ये हमले रुक जाएंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। द असैसिनेशन ऑफ लीडर्स इन हिजबुल्लाह विल नॉट लीड टू रिस्टोरिंग काम। और ये जो तुमने सिलसिला शुरू किया है कि हिजबुल्लाह के लीडर्स को असैसिनेट करना शुरू किया है, इससे भी कुछ हल होने वाला नहीं है, इससे भी तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। और बल्कि हर लीडर की शहादत के ऊपर तो हमले और बढ़ जाते हैं। वो एक कमांडर के बदले अपने इनके कई कमांडर्स और ऑफिसर्स इस वक्त हलाक वो कर रहे हैं। जैसे आप देखें ना, मजीद हमले हुए हैं। अल-मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह's रॉकेट स्ट्राइक्स किल्स इजरायली ऑफिसर, इंजर्स 11 अदर। एक इसराइली ऑफिसर को मार दिया है और 11 बाकियों को जो है वो जख्मी कर दिया है। और ये कल से आप देख लें, पिछले 24 घंटों में पता नहीं कितना नुकसान इसराइल का, कितने ऑफिसर, कितने सोल्जर्स, कितना मटीरियल लॉसेस, कितनी बेसेस, कितनी फैक्ट्रीज, ठीक है, वो तबाह हो चुकी हैं, कैसे ट्रेन्स रुक चुकी हैं, कैसे फ्लाइट्स रुक चुकी हैं। ये 24 घंटों में उन्होंने उथल पुथल करके रख दिया है पूरी तरह से इसराइल को। फिर इसराइली मीडिया जो मार्गलियोट के हेड हैं उनका बयान जरा देखिए, लर्न टू से वॉर in the north, not fighting because what is happening here is a real war। वो कह रहे हैं ये जो तुम टीवी पे चला रहे हो ना, ये दुनिया कह रही है झड़पे वड़पे हो रही हैं, झड़पे वड़पे नहीं है। This is not only a fighting, this is not only clashes, but learn to say war। कि इसको फाइटिंग ना लिखा जाए, इसको जंग लिखा जाए और जंग ही तुम बोलना सीखो। इसको देखो कि भाई ये जंग हो रही है, इसको जंग के तौर पर रिपोर्ट करो और जंग के तौर पर इसके खिलाफ इकदाम उठाओ। कि एक जो फुल स्केल जंग होती है वो इस वक्त यहां पर जारी है, ठीक है, ये मार्गलियोट का हेड कह रहा है। फिर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर हिजबुल्लाह हैज अचीव्ड एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्दर्न रीजन इनटू अ डेजर्टेड सिक्योरिटी बेल्ट। वो कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ी कामयाबी हिजबुल्लाह ने हासिल की है वो ये है कि उन्होंने इस पूरे नॉर्थ को एक उजड़े हुए सहरा में तब्दील करके रख दिया है। मतलब नॉर्थ उनका एक बड़ा खूबसूरत फ़लस्तीन का ये इलाका के पहाड़ और तिब्रियास और जंगलात और सब्जा, मतलब वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और उनके टूरिस्ट के लिए ये सबसे अट्रैक्शन वाली जगह है। और उसको वो क्या बता रहे हैं कि इतनी तबाही मचाइए, इतनी तबाही मचाइए कि जैसे ये कोई वीरान पड़ा सहरा होता है वैसे इसका हशर कर दिया। क्योंकि जितनी आग लगी है, जितने इलाके जलकर राख का ढेर हो गए हैं, तो इसराइली मीडिया इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। ये इस वक्त हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात हैं और उनका इसराइली मीडिया का अपना जो कुछ एनालिसिस है वो भी हमने आपके सामने रखा। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन जो अमेरिका से खबर सामने है। अमेरिका बेसिस के ऊपर जो अटैक हुआ है ये बहुत बड़े वाक़ये के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट्स बहुत बड़े हैं, आगे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत बड़े हैं। और ये जो एक नई लहर अब शुरू होने जा रही है इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। यानी बहुत टाइम पहले ये हमले तवातर से इसराइली बेसिस के ऊपर हो रहे थे और उनकी बहुत ज़्यादा इंजरीज भी हुई और ये बड़ा अजीब व गरीब था अमेरिका के लिए कि मतलब उनके ऊपर अटैक्स इस तरह से हो रहे हैं जो कभी इस तरह नहीं होते थे। फिर जो भी अंदर उनकी डिस्कशन हुई, फिर अमेरिका ने कुछ स्ट्राइक्स की इधर उधर करके, तो यह है कि अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमले रुक गए। आज से कोई 15-20 दिन पहले एक मुलाकात होती है जिसको एक्सेप्शनल मीटिंग बताया जाता है। इराक के अंदर ये मुलाकात होती है, तमाम जो फैक्शंस हैं उनमें एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर ये उसूली तौर पर, मुतफिका तौर पर यह फैसला कर लिया जाता है कि हमने ये वार्निंग दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था, एक टाइमलाइन दी थी गवर्नमेंट को और अमेरिका को कि वो तय करें और अमेरिका यहां से निकले। यानी उसमें हमें यह पता चला कि ये अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक्स रुके थे, उसका मकसद ये था, उसका मतलब ये था कि अमेरिका ने उनको कहा था कि ठीक है हम यहां से निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा पिछली मीटिंग में कि वो टाइमलाइन अब खत्म हो चुकी है, वो अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और अमेरिका यहां से नहीं निकला, तो लिहाजा हम दोबारा से अपने हमलों का आगाज करने लगे हैं। और अब जो हम हमलों का आगाज करेंगे उसमें फिर रुकावट नहीं होगी। यानी उसमें फिर हम ये नहीं कि अमेरिका कल को फिर हमें कह दे या इराक की गवर्नमेंट कह दे कि अच्छा ये निकल रहे हैं, तो हम उस निकलने विकलने पे एतबार नहीं करेंगे। वो फिर एक ऐसी हतमी जंग होगी जो कि जाहिर बात है फ़लस्तीन के मामले के साथ लिंक है, तो एक साथ फिर ये आज़ादी होगी, उधर फ़लस्तीन की और उधर पूरे मिडल ईस्ट की आज़ादी होगी। यहाँ से अमेरिका का मुकम्मल विड्रॉल होगा। एक ऐसी जंग हम छेड़ने जा रहे हैं, नो मैटर कि जितनी सेक्रीफाइसेस में दी जाएं, ये उनके अल्फाज थे।
یہ 15 سے 20 دن پہلے کی میٹنگ ہے اور آج بیسس کے اوپر حملہ جو ہے وہ پہلا کر دیا گیا ہے. تو اس لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے, اس کے کانسیکوینسز اور آگے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ تو ایک نئی لہر یہاں سے شروع ہو رہی ہے. امریکہ اور اسرائیل اس کے اوپر بہت پریشان ہے اور دنیا کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. سیریا, an explosion was heard in the vicinity of the American base in Cornico gas field in the northeast of the Deir ez-Zor. اب دیکھنا کہ وہاں سے وسائل لوٹے جا رہے ہیں شام کے, عراق کے, وہاں سے گیس اور آئل نکالا جا رہا ہے. اور 2 دن پہلے وائٹ ہاؤس کا, میرے خیال کل کا ان کا بیان تھا وائٹ ہاؤس کا, کہ ہم بشار الاسد کے ساتھ کوئی نارملائزیشن نہیں کریں گے. اندازہ کریں, ان کے وسائل لوٹ لیے, سارا کچھ کر لیا, اور آج بیان بھی خود ہی دے رہے ہیں کہ ہم کوئی نارملائزیشن ہے بشار الاسد کے ساتھ نہیں کریں گے. تو بشار الاسد کو بھی آپ سے نارملائزیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. آخر میں ویسٹ بینک کی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور ویسٹ بینک میں ناظرین بھرپور لڑائی جاری ہے اور ہر ایک سٹی میں ان کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے. اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مختلف سٹی سے اسرائیلی فوج بھاگنے پر مجبور ہے, وڈرا کرنے پر مجبور ہے. حالانکہ ان کے تازہ دم دستے آتے ہیں, لیکن ان کو بھی مزاحمتی تحریک جو ہے, جو کہ اس وقت پوری طرح سے وہاں پر آرگنائز ہو چکی ہے, ان کو بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے. پہلے دیکھیے, الیکسا مرٹائر بریگیڈ فرام جینن, our fighters are engaged in fierce clashes with the Zionist enemy forces besieging a house in the Al-Sada forest in the city of Jenin. ایک انہوں نے اٹیک کیا, لیکن اس کے ساتھ پھر اس کے کچھ گھنٹے کے بعد خبر آئی the Israeli occupation forces withdraw completely from the city of Jenin, کہ اسرائیلی جو فورس ہے وہ جینن سے مکمل طور پر وڈرا کر گئی ہے. پورے ایک بڑے سٹی سے ان کی فوج مطلب وڈرا بھاگنے پر مجبور ہوئی ہے. اتنی زیادہ ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. تو ویسٹ بینک بھی ان کے ہاتھوں سے ان کے کنٹرول سے نکلتا چلا جا رہا ہے. وہاں پر جدید اسلحہ پہنچ رہا ہے اور راکٹس کی تیاری ہو رہی ہے کہ راکٹس ویسٹ بینک میں پہنچائے جائیں. اس کے علاوہ یمن میں بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. میسو مارننگ ڈیمونسٹریشنز ان سعدہ, عمران, ابیب, رمیہ, Al-Dahla, Javri in marches under the title with Gaza, the support fronts are steadfast and jihad. یہ یمن میں آج بہت بڑے بروز جمعہ جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں. اور ہر جمعہ, یہ یمن تمام اسلامی ملکوں میں واحد ملک ہے کہ جہاں پر ہر جمعے کو لاکھوں جو لوگ ہیں نکلتے ہیں, ایون ملین ٹو 2 ملین لوگ نکلتے ہیں with support in solidarity with Gaza. تو آج بھی لوگ وہاں پر نکلے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.